ये कहानी है कैलिफोर्निया के फ़्लाइट नंबर 307 की। आज से लगभग 40 साल पहले एक प्राइवेट कंपनी का यह विमान अपनी उड़ान के लिए आगे बढ़ता है। इस फ्लाइट में कुल 100 पैसेंजर थे, जिसमें से एक भाई बहन जिनका नाम एलेना और जॉन था, वो अपने माँ बाप से मिलने के लिए कैलिफोर्निया से शिकागो की तरफ जा रहे थे। एलिना अपने छोटे भाई से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और उसका बहुत ही ज़्यादा देखभाल करती थी। दोनों भाई बहन का ये पहला हवाई सफ़र था। वो दोनों अपने माँ बाप से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। ज़मीन से लगभग 32,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे जब प्लेन पहुंचता है तो प्लेन में एक अजीब वाक़या होता है जो इन दोनों ही भाई बहनों का जीवन पूरी तरीके से बदल देता है। दोस्तों, हम कहानी को शुरू करें, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे ही अच्छी और डरावनी कहानियाँ लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। से ही प्लेन 32,000 किलोमीटर की दूरी पे आसमान में पहुँचता है। प्लेन में कुछ हरकत होने लगती है। अचानक से कैबिन का ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है और प्लेन की सभी लाइटें बंद होने लगती हैं। जब तक पायलट को कुछ समझ आए तब तक प्लेन का एक इंजन काम करना बंद कर देता है। बड़ी मुश्किल से पायलट ने प्लेन को एक इंजन के भरोसे हवा में स्टेबल किया। पायलट ने ये पता करने की कोशिश की कि आखिर इस प्लेन में हुआ क्या है। उसके लिए उसने अपने को पायलट को नीचे जाकर चेक करने के लिए बोला। जैसे ही को पायलट नीचे की तरफ बढ़ता है, उसे कुछ आग सा दिखाई देने लगता है। उसने जब ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि उसके लेफ्ट साइड के इंजन में आग लगी हुई है। इस बात की जानकारी वो तुरंत अपने पायलट को देता है। शिकागो एयरपोर्ट भी अभी लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी पे था। ऐसे में वहाँ पे पहुँचने में लगभग 5 घंटे का समय लगता। इतना पायलट के पास वक्त नहीं था। ऐसे में पायलट के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, या तो फ्यूल को डंप करके प्लेन को कहीं सेफ लैंड करा दिया जाए या उसे किसी समंदर में उतार दिया जाए। लेकिन ये फैसला लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, जिसमें फेलियर चांसेस लगभग 60% थे और सक्सेस रेट सिर्फ 40% ही था। आसपास किसी समुंदर का ना होना और कोई सेफ जगह नहीं दिखाई देने के कारण पायलट को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर एलिना और जॉन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और वो एक दूसरे के गले मिलकर रोने लगे। प्लेन में लगी आग और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। ऐसे में पायलट के पास ज़्यादा वक्त नहीं था। अंत में पायलट ने फ्यूल को डंप करके प्लेन को नीचे सेफ लैंड कराने की कोशिश शुरू कर दी। इमरजेंसी मैप को खोलकर देखने पे पायलट को एक छोटा सा रेगिस्तान दिखाई पड़ा, जो कि बीच घने जंगलों के बीच घिरा हुआ है। पायलट ने जहाज को उसी तरफ मोड़ दिया। जैसे ही पायलट ने जहाज को नीचे मोड़ने की कोशिश की, जहाज एक तरफ से बिल्कुल झुक गया और काफ़ी तेज़ी से ज़मीन पे जाने लगा और कुछ ही समय बाद जहाज पूरी तरीके से जमींदोज हो गया। इस दुर्घटना में लगभग 40 लोगों की मौत हो गई थी और 40 लोग जिंदा बच गए थे। जहाज पूरी तरीके से जल चुका था। लोगों के पास कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं था। उसके साथ ही कई लोगों को चोट आई थी, उसके लिए उनके पास कोई भी दवा या मरहम नहीं था। इधर एलिना और जॉन को काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। जॉन अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। सब काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और काफ़ी ज़्यादा चीख पुकार कर रहे थे, क्योंकि लोगों के पास अब ना ही खाना था और ना ही कुछ ऐसी चीज़ थी जिससे वो आगे कम्युनिकेट कर पाएँ। जिस जगह ये प्लेन क्रैश हुआ था वो लगभग नो फ्लाइंग जोन था, क्योंकि वहाँ पे ज्वालामुखी का विस्फोट अक्सर होता रहता था और आसपास कई सक्रिय ज्वालामुखी भी वहाँ पे थे, जिसके कारण वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गर्म और वहाँ पे ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी थी। ऐसे में लोगों को कुछ ही देर बाद सांस लेने की काफ़ी ज़्यादा समस्या होने लगी। विजिबिलिटी भी उस एरिया की लगभग ख़त्म हो गई थी। प्लेन को क्रैश हुए लगभग 12 घंटे हो गए थे। अब तक ना उनके पास कोई सहायता पहुंची थी और ना ही उनके पास कोई खाने पीने का सामान था। प्लेन के साथ जलती हुई लाशों को देखकर मानो दिल उनका बैठ रहा था। ऐसे में लोगों ने उस जगह से दूर जाने की सोची। वो आगे जंगल की तरफ झुंड बना के चलने लगे। कुछ ही देर जाने के बाद अंधेरा हो गया।
तभी को पायलट कहता है कि हम 100 यात्री थे। अगर मैं सही हूँ तो जहाँ तक हमने देखा कि 40 लोगों की बॉडी ही हमें दिखाई पड़ी है और 40 लोग हम जिंदा बचे हैं। 20 लोग कहाँ गए, उनका कुछ भी अता पता नहीं चला, जबकि हमने बहुत कोशिश की उन्हें ढूंढने की, लेकिन अभी भी वो गायब हैं। तभी एक बुढ़ा कहता है, बेटा, इतनी भयानक आग थी कि वो इसमें बिल्कुल ही जल के राख हो गए होंगे। रात काफ़ी हो रही है, हमें आगे चलना चाहिए। हमारे साथ इन बाकी लोगों की भी जीवन हमारे ही हाथ में है। इधर जॉन बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा था। ऐसे में उस झुंड के एक सीनियर ने ही उस बच्चे को गोद ले लिया। जंगल में भटकते भटकते लोगों को लगभग में 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक ना ही उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता मिला और ना ही कोई मदद मिली। अब लोग कुछ बीमारी से और कुछ भूख के मारे दम तोड़ रहे थे। ऐसे में लगभग में 6 और लोगों की मृत्यु हो जाती है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक झील दिखाई देती है। लोग दौड़कर उस झील के पास जाते हैं और उसमें से पानी पीना शुरू कर देते हैं। उनके पीछे पीछे एलिना और उसका भाई जॉन भी जाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद जैसे ही वो लोग पानी पीते हैं, उसमें से कई लोग ज़मीन पे गिर जाते हैं। उसी ग्रुप में एक डॉक्टर था। उसने सभी को पानी पीने से रोक दिया और बताया कि ये पानी बिल्कुल ही जहरीला है, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण इसके लावा इसमें मिल रहे हैं, जिसके कारण ये और भी ज़्यादा जहरीला हो रहा है। साथ ही साथ बैक्टीरिया और कई प्रकार के जीव इसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बना चुके हैं। अब ये पानी बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं है। अब सिर्फ 20 लोग बचे थे, जिसमें एलिना और उसका भाई भी था। जॉन को चोट लगने के कारण काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, जिसकी वजह से दिन पर दिन उसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। ऐसे में एलिना को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो ग्रुप में शामिल डॉक्टर को उसे दिखाती है। डॉक्टर ने कहा, इसे जल्द से जल्द इलाज की ज़रूरत है। ये 24 घंटे से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाएगा। इसके शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से इसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इसे जल्द से जल्द इलाज की ज़रूरत है। इतना सुनते ही एलिना रोने लगी और वो डॉक्टर से कहने लगी, कुछ भी करके आप मेरे भाई को बचा लीजिए, यही मेरी जान है। इसके बदले आप चाहे तो मेरी जान ले लीजिए। पर डॉक्टर भी मजबूर था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। कुछ समय और बीतता है। वो लोग आगे चलते जा रहे थे। कुछ देर बाद ही कैप्टन ने ग्रुप के लोगों की गिनती की और वो पाता है कि इसमें से एक लोग गायब है। सभी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही वो साथ में ही था और जब वो रुके तब से ही वो गायब है। ऐसे में सब लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो कहाँ गया। काफ़ी देर तक उस व्यक्ति को ढूंढने के बाद आखिर में कैप्टन ने आगे बढ़ने का फैसला लिया, क्योंकि उनके पास समय बहुत ही ज़्यादा कम था। एलिना की नज़र उसके भाई पे जाती है। उसका भाई कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है। एलिना परेशान हो जाती है और लोगों को रोक कर कहती है, मेरा भाई कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है, अभी तो वो आपके कंधे पे था। तभी बुड्ढा कहता है, हाँ, लेकिन मैंने नीचे उतार दिया था। मैं थक गया था और मैं उसे इतना दूर तक नहीं ले जा सकता, और फ़ायदा भी क्या, अब तो वो मर चुका है। इतना सुनते ही एलिना रोने लगी और सभी ग्रुप के लोग काफ़ी ज़्यादा भड़क गए। वो बूढ़े को पूछते हैं, आखिर आपने उसके साथ किया क्या, वो है कहाँ। इस समय तक पूछने के बाद बूढ़े ने बताया, मैंने उसे पिछली पहाड़ी पे ही छोड़ दिया था, वो वहीं पड़ा होगा। ग्रुप के लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर वो पीछे जाते हैं तो उन्हें दोबारा से 2 दिन का समय लगेगा। ऐसे में कुछ और लोगों की भूख के कारण जान जा सकती है, लेकिन अगर वो आगे जाते हैं तो ऐसे में एलिना और उसका भाई भी मर सकता है। आखिर में सब लोगों ने पीछे जाके एलिना के भाई को लाने का फैसला किया। सभी लोग तेज़ी से उस तरफ बढ़ने लगे।
सभी को काफ़ी ज़्यादा भूख और प्यास लगी थी। ऐसे में रास्ते में दो लोगों की और मौत हो जाती है। आखिर में वो एलिना के भाई के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एलिना का भाई कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। अब एलिना ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और सभी उस बुढ़े से पूछने लगते हैं, कहाँ है वो, कहाँ है वो। तभी एलिना एक पत्थर उठा लेती है और उस बुढ़े के सर पर दे मारती है। सभी लोग उस बुढ़े से पूछने लगे, आखिर है कहाँ वो, आप सच बताइए, आपने क्या किया उसके साथ। तभी बुढ़ा कहता है कि उस रात जब तुम लोग सोए हुए थे, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और मुझे ये पता था कि ये बच्चा अब ज़्यादा दिन नहीं जिएगा। अगर मैंने कुछ भोजन ना किया तो मेरी मौत हो सकती है। ऐसे में मैंने एलिना के भाई को मारने का फैसला किया और मारने के बाद मैंने उसके मांस को खा लिया। जो भी अवशेष बचे थे उसे मैंने पीछे झाड़ी में फेंक दिया। इतना सुनते ही मानो एलिना के पैर से ज़मीन खिसक गई। सभी लोग हैरान रह गए। सुनते ही एलिना एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उस बुढ़े के सर पर दे मारती है, जिससे बुढ़े की वहीं पे मौत हो जाती है। और एलिना दौड़ते हुए झाड़ियों के पीछे जाती है और वहाँ देखती है कि उसके भाई के शरीर के कई टुकड़े किए हैं, जिसे देख पाना भी मुश्किल था। इतना सुनते ही मानो एलिना बेहोश होकर वहीं पे गिर जाती है। दोस्तों, इस कहानी में अभी इतना ही। हम इसका भाग 2 जल्दी लाएंगे। कहानी से जुड़ा हमारा एक सवाल है, जो कि आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या लगता है कि जो बुढ़े ने किया वो सही था या बिल्कुल ही गलत था? और आप अगर उसकी जगह होते तो क्या करते? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नए वीडियो में।